नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं संध्या। सुप्रभात गौरव, सुप्रभात नया सवेरा के सभी दर्शकों को। और नया सवेरा में आज हम आपको बताने वाले हैं ढेर सारी खबरें जो करेगी आपको अपडेट, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर होते भारत की झलक भी आपको दिखाएंगे, आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खास सेगमेंट के जरिए आपको लिए चलेंगे खेल जगत में, और एक दिन एक उत्सव के जरिए आपको बताएंगे कि आज कौन से राज्य की खास तौर पर रंग बिरंगी झलकियां आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर में 15 पोलिंग बूथ पर आज दोबारा वोटिंग। चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। तृणमूल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज विशेष सुनवाई। मतगणना में चुनाव आयोग पर एक तरफा फैसले का आरोप। काउंटिंग टेबल पर केंद्रीय कर्मचारियों की मौजूदगी पर सवाल। देश में आपदा संचार प्रणाली की दिशा में आज बड़ा कदम। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे मोबाइल आधारित नए सिस्टम का शुभारंभ। लोगों को आपदा से पहले समय पर मिलेगी अहम जानकारियां। ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध खत्म, लेकिन ईरान को नहीं दी जा सकती परमाणु हथियार बनाने की इजाजत। ईरान ने कहा, अमेरिका अपना रुख बदले तो कूटनीति के लिए तैयार। और बीसीसीआई आज करेगी महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा। 12 जून से इंग्लैंड में दिखेगा क्रिकेट का रोमांच। तो आइए विस्तार से नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत। चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक पश्चिम बंगाल के 2 प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में आज पुनर्मतदान हो रहे हैं। 15 मतदान केंद्रों पर आज फिर से वोटिंग हो रही है। इनके नतीजे भी 4 मई को आएंगे। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58(2) के तहत चुनाव रद्द करते हुए रीपोलिंग का ये फैसला जिला स्तर पर मतदान केंद्र पर शिकायतों की जांच के बाद लिया। ईवीएम खराबी, बूथ कैप्चरिंग, हिंसक घटनाओं के कारण पुनर्मतदान हो रहे हैं। आज जिन पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग हो रही है उनमें मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ शामिल हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। तो 15 मतदान केंद्रों पर आज रीपोलिंग हो रही है, पुनर्मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल, जहां 15 बूथ ऐसे हैं जहां पर एक बार फिर से यानी कि पुनर्मतदान के तहत वोट डाले जा रहे हैं। जिला स्तर पर शिकायतों के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये कदम उठाया है, फैसला लिया है। ईवीएम खराबी, बूथ कैप्चरिंग, हिंसक घटनाएं सामने आई, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने ये फैसला लिया कि पुनर्मतदान कराया जाए। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। और बहुत महत्वपूर्ण ये तमाम सीटें हैं जिस पर दोबारा से यानी कि पुनर्मतदान हो रहा है। तो ऐसे में तमाम तैयारियां चुनाव आयोग ने तो इसके लिए की ही हैं। इसके अलावा लोग भी बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 92% से ज़्यादा वोटिंग हमने देखी थी जब फेज़ 1 और फेज़ 2 का इलेक्शन हुआ था, और उसके बाद से अब जब ये पुनर्मतदान हो रहा है तो देखना होगा कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। और पश्चिम बंगाल की ये सीटें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि इनको टीएमसी का गढ़ भी कहा जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ होता है यहाँ, ये आने वाले 4 मई को तो साफ हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले भी जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं वो यहाँ पर बड़े स्तर पर किए गए हैं। और बड़ी बड़ी लाइनें, लंबी लंबी लाइनें भी जो लगती हुई नज़र आ रही हैं। सुबह से ही अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि एक बार फिर से अगर पुनर्मतदान भी हो रहा है तो वहाँ पर भी लोग अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अब कहां पर आज पुनर्मतदान हो रहे हैं उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। मोगराहाट पश्चिम के 11 पोलिंग बूथ हैं जहां पर रिवोटिंग हो रही है। बूथ नंबर 46 उत्तर एयरपुर एफपी स्कूल, बूथ नंबर 126 नाजरा एफपी स्कूल, बूथ नंबर 127 नाजरा एफपी स्कूल,
बूथ नंबर 128 देवला एफपी स्कूल और बूथ नंबर 142 घोला नवापाड़ा गर्ल्स हाई मदरसा इसमें शामिल है। 230 बहिरपुरा कुरकुरिया, 117 बगदा जूनियर हाई स्कूल, 194 क्रमांक बूथ, 46 उत्तर एयरपुर एफपी स्कूल, 126 नाजरा एफपी स्कूल। ये वो पोलिंग बूथ है जहां पर आज पुनर्मतदान कराया जा रहा है। 142 घोला नवापाड़ा गर्ल्स हाई मदरसा, 214 एकतारा मलया एफपी स्कूल। ये मोगरा हाट पश्चिम की ये जो 11 पोलिंग बूथ हैं उसकी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मतदान है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर इसके अलावा डायमंड हार्बर की बात करें तो जहाँ पर 4 पोलिंग बूथ हैं, तो साफ तौर पर ये जो पोलिंग बूथ है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसीलिए दोबारा से जब ये पुनर्मतदान हो रहा है तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हुए नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो करते हुए नज़र आ रहा है। मोगरा हाट पश्चिम की ये 11 पोलिंग बूथ जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी पर लगातार जो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सौरभ दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहा है। सौरभ, साफ तौर पर देखें तो सुबह 7 बजे से जब ये शुरुआत इसकी हो चुकी है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो मतदान है उसमें भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या तैयारियां वहाँ पर नजर आ रही हैं चुनाव आयोग द्वारा और क्या कुछ हलचल अभी तक वहाँ पर देखी गई है इस पूरी जो प्रक्रिया है उसको निष्पक्षता के साथ आगे रखने में और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में? गौरव, देखिए, अभी जो 15 बूथों पर पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। लोगों का लाइन भी वहां पर बूथों के सामने देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे हम खबर हमको मिल रहा है। इसके साथ ही आगे चल के देखना पड़ेगा कि जो प्रतिशत वोटदान 29 अप्रैल को हुआ था, उसी तरह की मतदान इस बार भी होता है या नहीं है। ज्यादातर के देखा जाता है कि दूसरी जब मतदान के वक्त जब रिपोल होता है, रिपोल में परसेंटेज उतना होता नहीं है, लेकिन इस बार देखने को ये मिलेगा कि रिपोल के बूथों में भी कितना परसेंटेज रहा, क्या वही तेज पकड़ कर चला जैसे दूसरी चरण में था। और एक बात है कि इसमें जो 15 जो बूथे हैं यहाँ पे मतदान क्यों करना पड़ा? मतदान करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ईवीएम के साथ छेड़खानी किया गया था, या फिर टेप लगाने की आरोप था, या फिर इतर लगाने की आरोप था। तो उस सारी बातों को लेकर फुटेज को जांचा गया, स्क्रूटनी किया गया। स्क्रूटनी करने के बाद इन जो रिकमेंडेशन यहाँ से सीओ ऑफिस से भेजे थे, इसके बाद दिल्ली के ईसीआई ऑफिस ने इन 15 बूथों में रिपोल करने के लिए कहा है। और फलता की जो रिपोल है वो अभी भी उसका रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि इससे नतीजे क्या होंगे, नतीजों का कितना हेरफेर होगा, वो तो अलग बात है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि डायमंड हार्बर जो क्षेत्र है वो अभिषेक बनर्जी की वहां से अभिषेक बनर्जी सांसद है, और डायमंड हार्बर के लीड को लेकर वो हर बार एक दावा करते हैं कि इतने लीडों से वहां से जीता। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये देखने को है डायमंड हार्बर की, इन दोनों क्षेत्रों में अगर आप पकड़ लीजिए, मोगरा हाट पश्चिम और डायमंड हार्बर, कि वो जो लीड लोकसभा के वक्त मिला था, 7 लाख का लीड, 3 लाख का लीड, 4 लाख का लीड, और लीडों का जो दावा होता है कि इस बार और भी लीड लेंगे, वो लीड बाकी ही पब्लिक का समर्थन था। ये पब्लिक बोलती थी ये लीड, या फिर पब्लिक के नाम पर उसको डलवाया जाता था। ये सारी बातें इस चुनाव में काफी अहम है। सौरभ, इसके साथ में आज जो रिपोलिंग हो रही है तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो क्या वो और भी सख्त की गई है, और भी बढ़ाई गई है सुरक्षा बलों की तैनाती? और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन वेबकास्टिंग के जरिए आज जो पुनर्मतदान हो रहा है उसकी भी निगरानी करता हुआ नजर आएगा? स्पेशल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता से हम लोगों ने कल बात किए थे, तो तब उन्होंने कहा कि रिपोल जैसे चुनाव के वक्त पोल के वक्त जैसा पोल डिप्लॉयमेंट था, रिपोल के वक्त भी इन 15 बूथों के लिए सुरक्षा की तैनात किया जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे रिपोल हो रहा है, वहाँ पर गड़बड़ी हुआ था इसलिए रिपोल हुआ है। तो वोटर के भीतर कहीं किसी तरह की डर ना रहे, वो भय मुक्त होकर फिर से रिपोल करे, इसको निश्चित करने के लिए चुनाव आयोग वहाँ पे कड़ी सुरक्षा का व्यवस्था करेगा। ऐसा ही वादा किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल रूम के जरिए जैसे पहली दफा और दूसरी चरण में सब मॉनिटर किए गए हैं, इस बार भी वो मॉनिटर जारी रहेगा, और डीओ ऑफिस से भी वो मॉनिटरिंग
चलेगा। मॉनिटरिंग है, फिर ना रिपोल हो रहा है तो फिर मॉनिटरिंग रहेगा, मॉनिटरिंग तो हर वक्त रहेगा। बिल्कुल। सौरभ, साफ तौर पर देखें तो इसको टीएमसी का गढ़ भी कहा जाता है, ये जो जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं और जिन सीटों पर ये चुनाव हो रहा है, कितनी अहमियत ये रखते हैं अब की बार ये पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में? क्योंकि 4 मई को जब रिजल्ट इसका सामने आएगा तो साफ तौर पर तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसके हिसाब से देखें, वोट शेयरिंग को लेकर और वोट प्रतिशत को लेकर ये कितना बड़ा अपना योगदान देता हुआ नजर आता है पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में? गौरव सुंदर, देखिए ये जो वोट हो रहा है यहाँ पे एक एक वोट महत्वपूर्ण है, ऐसा ही माना जा रहा है। क्योंकि ऐसा है इसीलिए ये जो दूसरी चरण के बाद 4 दिन का जो फेज रखा गया है, आज तीसरा दिन चल रहा है और 48 आवर्स और 24 घंटे के बाद ही गणना शुरू हो जाएगी, मतगणना शुरू हो जाएगी, रुझान आने, रिजल्ट आने शुरू हो जाएगा। तो इसके चलते एक एक वोट काफी अहम है। तो इसीलिए मैं जो बात बार बार चुनाव आयोग भी देखना चाहती है कि इस बार की बंगाल की वोट चोरी को लेकर बंगाल में जो आरोप है, वोट हिंसा को लेकर जो आरोप है, उन सारे आरोप से बंगाल को मुक्त कर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की चुनौती को लेकर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग मैदान पे खड़ा उतरा था। और दूसरे चरण के बाद भी, पहले चरण की बात कोई रिपोल की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरे चरण के बाद भी वो एक भी दाग नहीं रहे। इसीलिए चुनाव आयोग ने ये रिपोल का व्यवस्था की है कि चुनाव आयोग को दाग अच्छे नहीं लगते हैं। बिल्कुल, किसी तरह की कोई भी शिकायत अगर आती है तो निर्वाचन आयोग ने पूर्व में ही तैयारी की थी कि रीपोलिंग कराई जाएगी, और जिस तरह की शिकायतें सामने आई तो उसको हम देख रहे हैं कि पुनर्मतदान आज कराया जा रहा है। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव से शुरू से ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन हालात ये है कि अब मतगणना से पहले एक मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। टीएमसी ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि 4 मई को मतगणना वाले दिन केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर के रूप में क्यों नियुक्त किया जा रहा है। ऐसे में टीएमसी का कहना है कि इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है, जो निष्पक्ष वोट गिनती प्रक्रिया के खिलाफ है। पहले चरण के मतदान से ही ममता बनर्जी चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा रही है। कल स्ट्रांग रूम को लेकर भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में विवाद देखने को मिला। बहरहाल आज के केस की सुनवाई के लिए सीजेआई ने 2 जजों की स्पेशल बेंच गठित की है, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्या बागची शामिल हैं। तो सुप्रीम सुनवाई में जो मुद्दा है वो क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। बंगाल चुनाव की मतगणना से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसमें तृणमूल पार्टी की याचिका जो है वो दायर है, जिस पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मतगणना के लिए इलेक्शन कमीशन के आदेश को चुनौती दी गई है और कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद जब ये फटकार भी लगाई थी तो काउंटिंग टेबल पर केंद्र सरकार, पीएसयू कर्मचारी क्यों है, ये मुद्दा उठाया गया है टीएमसी के द्वारा। राज्य सरकार के कर्मचारी बाहर क्यों, ये इस तरह के सवाल उठाए गए हैं, जिस पर आज सुप्रीम जो सुनवाई है वो होनी है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी भी इस पूरे मामले को लेकर के देखने में आई। चुनाव आयोग को निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से कहा था। केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारियों में भेदभाव नहीं है किसी भी प्रकार का। इलेक्शन कमीशन का निर्णय निष्पक्ष और पारदर्शी है, ये बात भी अपनी टिप्पणी के जरिए कही गई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का चयन पूरी तरह से सही है। केंद्रीय कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों से अधिक निष्पक्ष हैं। न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, ये बात कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान टिप्पणी के तौर पर देखी गई। हालांकि उसके बाद टीएमसी ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का और आज स्पेशल बेंच स्पेशल सुनवाई करेगी। चुनाव आयोग को निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था। और वहीं उन्होंने कहा था कि केंद्र राज्य सरकार कर्मचारियों में भेदभाव नहीं है। ये कलकत्ता हाईकोर्ट की जो टिप्पणी सामने आई थी,
जिस पर फटकार भी लगाती हुई कलकत्ता हाईकोर्ट नजर आ रही थी। इलेक्शन कमीशन का निर्णय निष्पक्ष और पारदर्शी है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट का कहना था। ये तमाम जो अहम टिप्पणियां हैं ये कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सामने आई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का चयन सही है, ये मानना है कलकत्ता हाईकोर्ट का। तमाम जो उन्होंने दस्तावेज देखे उसके बाद उन्होंने ये टिप्पणी की थी। केंद्रीय कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों से अधिक निष्पक्ष हैं, ये कहना कलकत्ता हाईकोर्ट का है। और ये वो टिप्पणी की जो प्रमुख बातें हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आ रहा है। सौरभ लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर सुनवाई तो हो रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा वो भी हमने अपने दर्शकों को बताया है ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या बड़ी टिप्पणियां की गई हैं। अब ऐसे में आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई होगी, किन अहम बिंदुओं पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि पिछली बातें भी रिकॉर्ड में हैं, उनको भी देखा जाएगा और उसके बाद आगे की सुनवाई बढ़ाई जाएगी। क्या कुछ बहुत अहम होने वाला है टीएमसी के लिए और साफ तौर पर बंगाल के इस चुनाव को लेकर? गौरव, देखिए, टीएमसी चाहती है कि जो गणना में जो वर्कर्स को नियुक्त किए गए हैं, कर्मचारियों को नियुक्त किए गए हैं, तो उसमें वो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से उनको आपत्ति है। और ये शुरू से आप एसआर का मुद्दा पकड़ लीजिए, आप चुनाव प्रोसेस देख लीजिए, और फिर अब गन्ना में भी टीएमसी कहीं ना कहीं जाके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई एम्प्लॉय हो तो उनको लेकर आपत्ति नाराजगी है टीएमसी को। लेकिन सवाल ये है गौरव संधा के विभाजन की जो राजनीति है वो पॉलिटिकल कैंपेन, पॉलिटिकल मैदान में तो ठीक है, लेकिन उसको लेकर एकदम चुनाव आयोग के जो प्रोसेस है उसमें भी वो वही राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कहना है विपक्ष का। कि एक कर्मचारी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो अपने ड्यूटी निभाने के लिए उनको जो काम दिया जाएगा वो काम करेंगे, लेकिन उनको स्टेट को लेकर, उनके क्रेडिबिलिटी को लेकर, उनकी विश्वासयोग्यता को लेकर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ये सवाल जायज नहीं था, इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। कहा था कि चुनाव आयोग को ये पूर्ण अधिकार है कि वो इन लोगों को मतगणना में नियुक्त करे। तो इसको लेकर अभी नाखुश है, अब देखना पड़ेगा उसके सुप्रीम कोर्ट टीएमसी की अपील को, याचिका को कितना मान्यता देती है। लेकिन आगे पिछले भी जितने सारे टीएमसी के सवाल है एसआईआर को लेकर, उन सारे सवालों में काफी सारे ऐसे घटना घटी है जहां पे सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने भी अपना नाराजगी जताया है। उन्होंने कहा जिस तरह से सवाल वहां पे रखे गए हैं, कहीं ना कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा था कि आप जजेस के क्रेडिबिलिटी को लेकर भी आप सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल कोई भी उठा सकता है, लेकिन सवाल उठाकर मुंह के बल गिरना, ये टीएमसी कितना देर तक सह सकती है वो देखना पड़ेगा। और सौरभ, ये कोई पहली बार नहीं है जब टीएमसी ने या फिर कहें कि ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया हो। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से हमने देखा है कि कई बार कई याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए टीएमसी नजर आई है। संदा, हर एक स्टेप में अगर एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए तब भी वो गई थी। फिर जाके जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आया तो तब वो ममता बनर्जी खुद सवाल लड़ने सुप्रीम कोर्ट चली गई। और फिर जाके क्या हुआ, फिर वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के जो लिस्ट को लेकर टीएमसी ने आपत्ति जताई, उसके चलते आज ये चुनाव 30 लाख वोटर्स को बाहर रखकर करना पड़ा। इसका कारण टीएमसी का वो अपील था। अगर तब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की जिस बात को लेकर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने ये मान लिया था कि जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो तकनीकी कारण उसको हुआ है, वो ठीक किया जाएगा और लोगों को हैरस ना हो इसके लिए वो देखेंगे, वो परेशान ना हो इसके लिए वो देखेंगे। और वो काम चल ही रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करके सवाल किए ममता बनर्जी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को, पूरे 60 लाख को जुडिशियल ऑफिसर्स के हाथ में सौंप दिया और कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट है। अब दोनों पक्ष में ट्रस्ट डेफिसिट है। अब ये 60 लाख पूरा गया तो वहीं से तो अब 27 लाख जो ट्राइब्यूनल में था उनमें से कितना हुआ, 1500 का सिर्फ निपटारा हुआ दोनों चरणों में मिलकर। तो बाकी जो लोग बाहर रह गए, इससे जिम्मेदार कौन है? इससे जिम्मेदार तो टीएमसी है। अगर टीएमसी
क्या कहती है टीएमसी? जब घोटाले के मामले होते हैं, जब विपक्ष जब याचिका दायर करती है, तब कहते हैं कि मेरे हर रिक्रूटमेंट को रोक दिया याचिका दायर करने, और जब खुद की बारी होती है तब बोलती है कि मैंने आप लोगों के लिए गया था। तो ये टीएमसी का जो दोहरापन है, वो जो डबल स्टैंडर्ड है उन लोग टीएमसी का, वो बार बार देखने को मिला है। यही बीजेपी का कहना है, और इस बार भी बीजेपी का कहना है कि असल में टीएमसी अपनी ये बीजेपी का दावा है कि बीजेपी मान रही है कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो रहा है, और टीएमसी अपना अभी से नैरेटिव सेट कर रहा है कि उनको क्या कहना है। आखिरकार उनको कहीं ना कहीं जाके जो ममता बनर्जी विपक्ष में जब थी तब हर बार कहती थी कि ये वोट में साइलेंट रिगिंग हुआ है, ये वोट चोरी का मामला है, असल में वो बिल्कुल सौरभ, ये पैतरेबाजी हमेशा से ममता बनर्जी की तरफ से और टीएमसी के जो अलग अलग नेता हैं उनकी तरफ से देखने को मिली है। और ये तब नहीं होता, तब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जाता जब वहां पर कानून व्यवस्था बुरी होती है, जब महिलाओं के साथ शोषण हो रहा होता है, तब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जाता, तब अपनी ही सरकार को बचाव में आगे बढ़ती हुई नजर आती है। और जब इस तरह की स्थितियां होती है तब इस तरह के दावे और दाव जो है वो ममता बनर्जी चलती हुई नजर आती है, जो पहले भी देखा गया है और आज भी स्थिति कमोवेश वही नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और नया सवेरा में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त सी साइड प्लीट्स कर देना, शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। वैसे जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपदा संचार से जुड़ी दिशा में आज एक अहम दिन साबित होने वाला है। आपदा आने से पहले अगर आपको मोबाइल पर ही कुछ जरूरी जानकारी मिल जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, आज ऐसा ही कुछ सिस्टम देश के सामने आने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह आज मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। ये प्रणाली दूरसंचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकसित की गई है ताकि नागरिकों को समय पर महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। एनडीएमए ने टेलीमैटिक्स विकास केंद्र द्वारा विकसित एकीकृत अलर्ट सिस्टम को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। ये प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा अनुशंसित कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है। इस प्रणाली का उपयोग आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं, मौसम संबंधी चेतावनियों और चक्रवाती घटनाओं के दौरान 19 से अधिक भारतीय भाषाओं में अब तक 134 बिलियन से अधिक एसएमएस अलर्ट प्रसारित किए जा सके। और मौसम विभाग के अनुसार इस महीने मई में देश भर में औसत वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। ज्यादातर इलाकों में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। हालांकि पूर्वोत्तर और पूर्वी मध्य भारत के कुछ हिस्सों में वर्षा में कमी भी रह सकती है। यानी मई में मौसम का जो मिजाज है वो कुल मिलाकर राहत देने वाला रह सकता है। गर्मी के बीच एक अच्छी खबर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मई 2026 के दौरान पूरे देश में औसत वर्षा के सामान्य से अधिक होने की सबसे अधिक संभावना जताई है। देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, सिवाय पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी मध्य भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर, जहां सामान्य से नीचे वर्षा होने की संभावना है। लगभग बहुत सारे हिस्से में भारतवर्ष में सामान्य से ज़्यादा नहीं तो सामान्य वर्षा होने का संभावना है। नॉर्थ स्टेट्स
कुछ छोड़ के और इसके आसपास जो ईस्टर्न इंडिया के स्टेट से छोड़ के सभी इलाका में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इसके आसपास जो ईस्टर्न इंडिया का इलाका है वहाँ बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना दिखाई दे रहा है। वहीं मई में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्से, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जबकि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। जबकि उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्से, मध्य भारत और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कुछ हिस्से और पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी हिस्से में न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। ईस्ट कोस्ट स्टेट्स माने वेस्ट बंगाल का जो सदर्न पार्ट है और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात, ये सभी राज्यों में हीट वेव कंडीशन स्वाभाविक जितना होता है इससे 3 से 4 दिन ज़्यादा होने का संभावना है। मई 2026 के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तटीय ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ अलग अलग इलाकों में सामान्य से अधिक दिनों तक उष्ण लहर चलने की संभावना है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का आज से नियमित संचालन शुरू हो रहा है। 20 कोच वाली ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिनों तक चलेगी। जम्मू से श्रीनगर का सफर 5 घंटे से भी कम समय में तय होगा। ट्रेन उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक पर चलेगी, जिसमें चिनाब रेल ब्रिज भी शामिल है। और वहीं इस ट्रेन को 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाई थी। लगभग 266 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस कॉरिडोर पर 2 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। पहली विस्तारित रेल जम्मू तवी से सुबह 6:20 पर प्रस्थान करेगी और श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, रियासी और बनिहाल स्टेशनों पर रुकते हुए सुबह 11:10 पर श्रीनगर पहुंचेगी। इस यात्रा में 4 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा। वहीं रिटर्न ट्रेन श्रीनगर से दोपहर 2 बजे प्रस्थान कर शाम 6:50 पर जम्मू तवी पहुंचेगी। तो करते अगली खबर का। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन भारत की स्थिति संतोषजनक है। देश में तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें जस की तस बनी हुई हैं, जिससे करीब 90% उपभोक्ताओं को राहत मिली है। वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा घरेलू उड़ानों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले कैरोसिन की कीमतें भी स्थिर रखी गई हैं। कुल मिलाकर करीब 80% पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों की कीमतों में संशोधन किया गया है। बल्क और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया है, जो कुल खपत का एक छोटा हिस्सा है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एटीएफ और बल्क डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। संतुलित नीति के जरिए आम जनता को राहत देने की कोशिश की गई है। उपभोक्ताओं को इसके माध्यम से बड़ी राहत देने का प्रयास सरकार की तरफ से 80% पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 8.7% बढ़कर ऑल टाइम हाई 2,42,702 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले साल समान अवधि में यह आंकड़ा 2,23,265 करोड़ रुपए पर था। ये जानकारी सरकार की ओर से जारी की गई है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह में मासिक आधार पर बढ़त देखने को मिली है, जो इस साल मार्च 2,64 करोड़ रुपए थी। वहीं जीएसटी संग्रह में ऐसे समय पर बढ़ोतरी देखने को मिली है जब मध्य पूर्व में तनाव की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर हो रहा है। हालांकि मजबूत घरेलू मांग के चलते देश की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आधिकारिक आंकड़े भी जान लेते हैं, जो बता रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन में योगदान देने वाले टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं। अप्रैल में शुद्ध जीएसटी बड़े पैमाने पर प्राप्त हुआ है। पिछले साल 1,96,000 के करीब प्राप्त हुआ था। महाराष्ट्र से 13,793 करोड़ रुपए, कर्नाटक से 5,829 करोड़ रुपए, गुजरात से 5,455 करोड़ रुपए, तमिलनाडु से 4,724 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश से 4,399 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। जीएसटी कलेक्शन में राज्यों का लेखा जोखा आपको बता रहे हैं कि टॉप 5 कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं।
और यूपीआई की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन की संख्या अप्रैल में सालाना आधार पर 25% बढ़कर 22.35 अरब हो गई है। वहीं इनकी वैल्यू सालाना आधार पर 21% बढ़कर 29.03 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये जानकारी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई है। दैनिक आधार पर अप्रैल में यूपीआई के औसत लेनदेन की संख्या बढ़कर 74.5 करोड़ हो गई है, जो कि मार्च में 73 करोड़ थी। औसत दैनिक यूपीआई लेनदेन की वैल्यू भी बढ़ी है, जो 96,766 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि मार्च में 95,243 करोड़ रुपए थी। और आईएमपीएस पर मासिक लेनदेन की संख्या अप्रैल में 36.2 करोड़ रही है, जिसमें 7.01 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13% की वृद्धि को दिखाता है। और यूपीआई के जरिए लेनदेन की सेवा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार भी हुआ है। यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और कतर सहित 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। और इसी से भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। यूपीआई की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय पहुंच से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल रहा है और वैश्विक फिनटेक परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने पिछले 1 दशक में लेनदेन की मात्रा में लगभग 12,000 गुना की असाधारण वृद्धि दर्ज की है। भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक निगरानी में एनपीसीआई द्वारा 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया यूपीआई भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की रीढ़ बन गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में मात्र 2 करोड़ लेनदेन के मामूली आधार से शुरू होकर इस प्लेटफॉर्म ने वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ से अधिक के लेनदेन प्रोसेस किए। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होता है। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। वैसे जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं समाचार पत्रों की दुनिया में। आपको बताते हैं कि आज के अखबारों में कौन कौन सी खबरें प्रमुख स्थान लिए हुए प्रकाशित है और थोड़ी सी अलग हटकर भी है। पहली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि महाभारतकालीन सभ्यता के अवशेष पुराना किला में अब सहेजे जाएंगे। जी हां, साल 1954-55 से अनाथ हालत में पड़े पुराना किला के उत्खनन में मिले करीब 1200 से 1100 बीसी के पेंटेड ग्रेववेयर सभ्यता के अवशेष आखिरकार अब संरक्षित किए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने सांस्कृतिक संपदा और विरासत का विकास व संवर्धन योजना की घोषणा की थी और उसी के आधार पर अब ये काम आगे बढ़ रहा है और अब सभ्यता को संवारा जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है। और अगली खबर का रुख करें तो हिमालय की गोद में आस्था के साथ रोमांच और जहां मिलती है आत्मिक शांति। गर्मी का सीजन है, ऐसे में बहुत से लोग इस वक्त पहाड़ों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ वहां पर खास है, हम आपको बता दें कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पिंडारी ग्लेशियर मार्ग पर स्थित मजुआ टॉप की आप यात्रा कर सकते हैं। यहाँ हर तरफ सुकून है, क्योंकि जिस तरह के यहाँ पर व्यूज़ हैं, जिस तरह का वातावरण है, वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप मैदानी क्षेत्रों के माहौल से कुछ पल के सुकून की तलाश में हैं तो उत्तराखंड में बागेश्वर जिले के मजुआ टॉप पर आइए और यहाँ हिमालय की विराटता
आस्था की गहराई व प्राकृतिक सुंदरता के संग रोमांच का एहसास भी है। इसके अलावा पिंडारी ग्लेशियर मार्ग पर स्थित ये स्थल शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति की शांति की ओर इसे लेकर जाता है। यहाँ सूर्योदय की किरणें व सूर्यास्त के रंग जीवन के नए अर्थ देते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी कपकोट तहसील के करवी गांव के समीप स्थित मजुआ टॉप में हिमालय की विस्तृत और मनोहरी पर्वत श्रृंखलाओं का विहंगम दृश्य देखा जाता है, जो अपने आप में आपको किसी फॉरेन कंट्री से कम नहीं नजर आएगा। इसलिए अगर आपके पास छुट्टी है और आप जाना चाहते हैं तो पहाड़ों का रुख कर सकते हैं। अगली खबर है ढलान के कानून से जुड़ी हुई, क्योंकि ये कानून से ही सुरक्षित होगा पहाड़ और पहाड़ी सफर। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें पहले से अधिक सुरक्षित होंगी और केंद्र ने हिमालयी और संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण की दशकों पुरानी परिपाटी में बदलाव किया है और नई स्लोप फर्स्ट पॉलिसी लागू की है। नई नीति क्या बता रही है? नई नीति के मुताबिक अगर हम देखें तो कौन कौन से नियम अनिवार्य किए गए हैं। बिना स्लोप ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट के कोई भी ठेकेदार परियोजना का काम शुरू नहीं कर पाएगा। ड्रोन और सेंसर के जरिए ढलान की संवेदनशीलता की निगरानी की जाएगी। मॉनसून से पहले सभी डेथ जोन पर रेट्रोफिटिंग का काम शुरू किया जाएगा और निर्माण के साथ साथ सुरक्षा उपाय करने से लैंडस्लाइड का खतरा काफी हद तक कम होने की भी उम्मीद है। तो सड़क के साथ साथ पहाड़ की उम्र भी इसके माध्यम से बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो आवागमन का जो रास्ता है वो सरल हो और सुलभ हो, साथ ही साथ यात्रियों के लिए सुरक्षित भी हो। और अगली खबर का रुख करें तो सरकार तमाम तरह की तैयारियां कर रही है। अब की बार किस तरह की तैयारी सरकार ने की है? केंद्र सरकार डॉक्टरों की फीस में पारदर्शिता लाने की एक योजना पर काम कर रही है, जो आपकी जेब यानी आपकी बचत के लिए काफी किफायती साबित हो सकती है। अब डॉक्टरों को अपनी फीस, योग्यता और रजिस्ट्रेशन नंबर को अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी बोर्ड पर लिखना अनिवार्य होगा और केंद्र सरकार एक नई योजना पर इसके तहत काम करती हुई नजर आ रही है। इसके तहत डॉक्टरों और विशेषज्ञों को ये करना होगा कि इमरजेंसी दवाएं स्टॉक में रखनी होगी। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नियम में किए जाने वाले इन संशोधनों के माध्यम से सरकार कुछ और कड़े नियम लागू करने की तैयारी में है और डॉक्टरों के परामर्श कक्ष का न्यूनतम जो आकार है वो 70 वर्ग फुट होना अनिवार्य होगा। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार इस पर इम्प्लीमेंट करती हुई नज़र आ रही है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता हुआ नज़र आएगा, जिससे लोगों का जो पैसा है वो भी बचेगा, क्योंकि डॉक्टरों को अब अपने बोर्ड पर अपनी फीस और योग्यता भी लिखनी होगी, जिसके आधार पर तय होगा कि किस डॉक्टर की फीस कितनी होनी चाहिए। और क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि डॉक्टर ज़्यादा फीस भी वसूलते हुए नज़र आते हैं, जो अब की बार इससे जो इस पर नियम और जो आगे चल के जो स्थितियाँ रखने हुई केंद्र सरकार नज़र आ रही है उससे साफ होता हुआ नजर आएगा और ये कहीं ना कहीं आपके लिए किफायती भी होगा और आपकी जो खर्च है वो भी उसको बचाता हुआ नजर आएगा। तो सेहत भी बचेगी और जेब भी बचेगी। फिलहाल प्रेस रिपोर्ट में इतना है और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने ईरान को कहा कि सनकी लोगों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिका दुनिया के लिए खतरा पैदा करने वाले हर हथियार को खत्म करने की कोशिश करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ जंग को जारी रखने के लिए उन्हें अमेरिकी सांसदों की अनुमति की जरूरत नहीं है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाना जरूरी कदम था। उनका तर्क था कि अगर ऐसा ना किया जाता तो ईरान, इजराइल और बाकी मध्य पूर्व के देशों को तबाह कर सकता था। You'll have a world without a nuclear weapon with Iran. If you allow Iran to have a nuclear weapon, the world would be in great jeopardy. So it's not going to happen. As soon as the war ends, the gasoline prices will come down. आगे बढ़ते हैं अराउंड द वर्ल्ड के जरिए दुनिया भर की कुछ और खबरें भी आपको बता देते हैं। मैक्सिको के जलिस्को राज्य में एक बस हाईवे से फिसलकर पलट गई, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, 31 अन्य घायल हो गए हैं। फिलहाल जांच में हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कोलंबिया पर इक्वाडोर के राष्ट्रपति द्वारा घोषित 100% टैरिफ अब लागू हो चुका है। हालांकि वहां की सरकार ने अब तक ये साफ नहीं किया कि ये शुल्क बिना उत्पादों पर लगेगा। कौन कौन से उत्पादों पर लगेगा? अब दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक मतभेद से क्षेत्रीय कारोबार पर असर पड़ने की आशंका है।
इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष लगातार जारी है। शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान के सीमा क्षेत्र से धुएं के गुबार उठते देखे गए। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखी हुई है। हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल में इजरायली सैनिकों पर ड्रोन और रॉकेट से हमले किए हैं। ईरान संघर्ष को लेकर ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ते मतभेदों के बीच अमेरिका अपने नाटो सहयोगी जर्मनी से 5000 सैनिकों की वापसी कर रहा है। पेंटागन ने शुक्रवार को इस फैसले का ऐलान किया। अमेरिकी सेना के मुताबिक जर्मनी में तैनात जवानों को जल्द ही वहां से हटाया जाएगा। और क्या आप निवेश करने की सोच रहे हैं? एसआईपी और एफडी दो प्रमुख विकल्प हैं। एसआईपी में आप हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जो शेयर बाजार में होता है। इसका रिटर्न बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिल सकता है और कम रकम से बड़ी पूंजी भी बन सकती है। तो आज के हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्रा में जानिए कि एसआईपी आपके लिए क्या फायदेमंद हो सकती है। ये आप एफडी का चुनाव करें या फिर एसआईपी का। एसआईपी क्या है? तो रिटर्न बाजार पर ये निर्भर करता है, लंबी अवधि में ज़्यादा रिटर्न देता है और एफडी भरोसेमंद विकल्प के तौर पर आप इसका चुनाव कर सकते हैं। एसआईपी में हर महीने तय रकम आपको निवेश करनी होती है, कम रकम से बड़ी पूंजी आपको मिल सकती है। और एफडी की अगर हम बात करें तो जल्दी ज़रूरत के लिए ये सही है। हर महीने तय रकम निवेश होती है एसआईपी के जरिए। और एफडी को अगर हम जाने तो बैंक में तय समय के लिए पैसा आप जमा करते हैं। तो आपको देखना होगा कि निवेश के लिए आप कौन से विकल्प को चुनें। दो तरह के विकल्प हैं, एफडी और एसआईपी। कौन सा चुनाव आपको करना है, कितने समय के लिए आपको निवेश करना है, आपकी जेब क्या कुछ आपको गवाह कर रही है, उसके माध्यम से आप चुनाव कर सकते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। साइंस और तकनीक से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं टेक टॉक में। नासा के हबल टेलीस्कोप ने तारों के झुंड से जगमगाती एक खूबसूरत सर्पिल आकाश गंगा की शानदार तस्वीर ली है। यह आकाश गंगा NGC 3137 नाम की है, जो एंटिलिया तारामंडल में पृथ्वी से लगभग 53 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर रहती है। ये तारों के जन्म और मृत्यु के पूरे चक्र का अध्ययन करने का बेहतर मौका देती है। साथ ही ये मिल्की वे आकाशगंगा जैसी प्रणाली की झलक भी दिखाती है। NGC 3137 एक ऐसे समूह का हिस्सा है जो लोकल ग्रुप से काफ़ी मिलता जुलता है, जिसमें हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाशगंगा शामिल है। इस समूह का अध्ययन करके वैज्ञानिक आकाशगंगा की गतिशीलता और व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस तस्वीर में आकाशगंगा का केंद्र धूल भरे बादलों से घिरा हुआ दिखता है। केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसका द्रव्यमान सूर्य से लगभग 60 मिलियन गुना ज्यादा माना जा रहा है। आकाशगंगा हमारे देखने के कोण से काफी झुकी हुई है, जिस वजह से इसकी ढीली और पंख जैसे सर्पिल भुजाओं का अनोखा नजारा दिख रहा है। सबसे आकर्षक हिस्सा इसके चमकीले नीले तारों के घने समूह और लाल गैस के चमकते बादल है। तो आपको हमने बताया कि किस तरह से आकाशगंगा में भी आप नए तौर तरीके देख रहे हैं और किस तरह से बदलाव यहाँ पर नजर आ रहा है। नई नई वैज्ञानिक खोज की जा रही है, जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि आकाशगंगा भी अब दूर नहीं है, यानी कि हम उसका नज़ारा जो है वो देख सकते हैं। बिल्कुल। और ये संध्या दर्शकों को भी बता दूं कि आकाशगंगा को लेकर तमाम तरह के शोध भी चल रहे हैं और दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं वो अलग अलग तरह से इस पर रिसर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने भी इस पर तमाम रिसर्चें की हैं और कई बार अलग अलग तरह की जो नई खोजें हैं वो भी निकलकर सामने आई हैं कि किस तरह से जो वहाँ का पूरा जो वातावरण होता है वो किस तरह से होता है, कैसे वहाँ पर जो धूल के बादल बनते हैं वो क्या होते हैं। कई ऐसे पार्टिकल्स भी उसमें पाए जाते हैं जो कई बार साइंस में एक अलग ही माइलस्टोन साबित करते हुए नजर आते हैं। तो वैज्ञानिक और विज्ञान इस प्रगति की ओर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि ब्लैक होल क्या है, इसके अलावा जो अलग अलग गैलेक्सीज हैं वो किस तरह से काम करती हैं। आकाशगंगा को लेकर भी तमाम इस तरह के जो शोध हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर नजर आते हैं, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी अब पीछे नहीं है, दुनिया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और नए नए कीर्तिमान इस ओर भी आगे रचते हुए बड़ा नजर आ ही रहे हैं। रोचक होता है गौरव इसे जानना। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं हमारी खास सीरीज एक दिन एक उत्सव में।
नागालैंड के आओ नागा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला मोआत्सु त्योहार हर साल 1 से 3 मई तक होता है। यह त्योहार कृषि कार्यों के बाद सामुदायिक आनंद और सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रतीक बनकर लोगों को एकजुट करता है। पारंपरिक गीत, नृत्य, खेल और पुरानी परंपराओं का आदान प्रदान इस दौरान देखने को मिलता है। आप भी देखिए। नागालैंड में आओ नागा जनजाति का प्रमुख त्योहार मोआत्सु हर साल 1 से 3 मई तक मनाया जाता है। ये त्योहार न केवल उनके कृषि जीवन का एक अहम हिस्सा है, बल्कि ये सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। मोआत्सु का आयोजन तब किया जाता है जब झूम खेती के बीज बोने का काम पूरा हो जाता है। ये त्योहार पूरे गांव को एक साथ लाने का मौका प्रदान करता है, जब सभी लोग अपने कामकाजी तनाव से मुक्त होकर एकजुट होते हैं। खेतों की सफाई, घरों की मरम्मत जैसे कार्यों के बाद मोआत्सु का पर्व मनोरंजन और खुशी का भरपूर मौका होता है। अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे पुरुष और महिलाएं गांव में गीतों और नृत्य की धूम, पारंपरिक व्यंजन से मोआत्सु का उत्साह और भी अधिक बढ़ जाता है। मोआत्सु के दौरान बच्चे और युवा पारंपरिक खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। इस प्रकार 3 दिन का ये पर्व आओ नागा जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मोआत्सु न केवल एक त्योहार है, बल्कि ये अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि और उनके जीवन के मूल्यों को बनाए रखने का माध्यम भी है। ये एक ऐसी सांस्कृतिक धारा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहती है और आओ नागा जनजाति की समृद्ध परंपराओं और मूल्यों को संरक्षित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत है, कितनी समृद्ध है भारत देश की संस्कृति, और यही वजह है कि हम भी आपके लिए अलग अलग राज्यों से समेट के लाते हैं इंद्रधनुषीय रंग, ताकि आप भी जानें हमारे भारत देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई ये संस्कृति, जहां पर्यावरण है, संस्कार है और साथ ही साथ अपने पूर्वजों के प्रति उनकी याद में उनको नमन करने का त्योहार भी बिल्कुल है। और इस तरह के उत्सव भी हैं जो 1 से 3 मई तक नागालैंड में मनाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खेती किसानी से जुड़ी खबर के लिए आपको लिए चलते हैं कृषि जगत में। किसानों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने की दिशा में सरकार की किसान उत्पादक संगठन एफपीओ योजना अब जमीन पर नजर आने लगी है और असर भी दिख रहा है। ऐसे में देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के पंजीकरण के साथ ये पहल कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला रही है। खास बात यह है कि इससे बड़ी संख्या में महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। कभी बिखरे हुए और कमजोर मोलभाव वाले छोटे किसान आज संगठित ताकत के साथ बाजार में उतर रहे हैं। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ अब भारतीय कृषि की तस्वीर बदलते नजर आ रहे हैं। छोटे और सीमांत किसानों को संगठित कर उन्हें सामूहिक रूप से खेती करने का मौका देने, अपनी उपज का बेहतर मूल्य पाने और बिचौलियों से बचाने के उद्देश्य से शुरू की गई सरकार की 10,000 एफपीओ योजना के तहत 1 मार्च 2026 तक पूरे देश में 10,000 एफपीओ पंजीकृत किए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 10,000 एफपीओ में से 1,175 ऐसे हैं जिनमें 100% महिला सदस्य हैं। 23.55 लाख से ज्यादा महिला किसान इन संगठनों से जुड़ी हैं और कुल मिलाकर तकरीबन 50 लाख से अधिक किसान एफपीओ से लाभान्वित हो रहे हैं। एफपीओ मॉडल की सबसे बड़ी ताकत इसकी सामूहिकता है, जहां छोटे किसान मिलकर न सिर्फ उत्पादन बढ़ा रहे हैं बल्कि प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जरिए अपनी आमदनी को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। एफपीओ के जरिए किसानों को सस्ती दरों पर बीज, खाद और कीटनाशक मिलते हैं। साथ ही मशीनरी और भंडारण जैसी सुविधाएं भी साझा लागत पर उपलब्ध होती हैं, जिससे उत्पादन लागत कम होती है। इतना ही नहीं, बड़े स्तर पर उपज बेचने से किसानों को बेहतर दाम भी मिलते हैं। प्रत्येक एफपीओ को 3 वर्षों के लिए 18 लाख रुपए तक प्रबंधन सहायता दी जाती है। एफपीओ के प्रत्येक किसान सदस्य को 2,000 रुपए तक का अनुदान, अधिकतम 15 लाख रुपए प्रति एफपीओ तक मिलता है। वहीं प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर क्रेडिट गारंटी की सुविधा भी मिलती है। जो ये भारत सरकार की एफपीओ की जो स्कीम है, ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, जहाँ पे किसानों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसमें इन किसानों का बहुत ही फ़ायदा हो रहा है।
और हो सकता है। जहाँ जिस भी क्षेत्र में जो FPOs बने हैं और जो अच्छे से काम कर रहे हैं, वहाँ किसानों की आय बढ़ती हमें दिख रही है। जहाँ पे किसान जो है FPO से जुड़ के सस्ते में अपनी बीज, खाद, उर्वरक इत्यादि वो खरीद रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी FPO को नई ताकत दे रहे हैं। लगभग 5000 FPO ONDC प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जिससे देश भर में सीधे ग्राहकों तक पहुंच संभव हो रही है। सरकार की ये पहल न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रही है, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही है। किसान उत्पादक संगठन किसानों को संगठित करके बेहतर तकनीक, बाजार और बेहतर दाम से जोड़ने का मजबूत माध्यम बनते जा रहे हैं। इससे छोटे और सीमांत किसान जहां मजबूत हो रहे हैं, वहीं उनकी आमदनी के रास्ते भी खुलते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं शमीम अख्तर, DD न्यूज़, दिल्ली। तो सरकार की तमाम पहलों से अब जो FPO नेटवर्क है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सरकार भी इसके विस्तारीकरण पर काफ़ी जोर देती हुई नज़र आ रही है। सरकार का साफ तौर पर फोकस है कि इससे जो लोग हैं उसको काफ़ी राहत मिलती हुई नज़र आए। जो सरकार की योजनाएं हैं वो सीधे उन तक पहुँचे और उनको लाभान्वित करती हुई नज़र आए। आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी आपकी और हमारी सेहत की, यानी कि फिटनेस मंत्र में। तो आज हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की, क्योंकि इससे बचाव संभव है और अगर आप अपनाएंगे कुछ आसान उपाय तो आप इससे बच पाएंगे। जी हाँ, आज के समय में WHO ने टाइप 2 डायबिटीज़ और उससे जुड़ी जटिलताओं से बचाव के लिए लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी है। WHO के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शरीर का वजन संतुलित रखना। बढ़ता हुआ वजन डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ा सकता है, इसीलिए नियमित रूप से अपने वजन पर नज़र रखना और ज़रूरत पड़ने पर उसे नियंत्रित करना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही शारीरिक रूप से सक्रिय रहना भी उतना ही अहम है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि हर व्यक्ति को रोज़ाना कम से कम 20 से 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए। इसमें तेज़ चलना, साइकिल चलाना या हल्का फुल्का खेलकूद भी शामिल हो सकता है। संतुलित और पौष्टिक आहार भी लेना जरूरी है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन जरूर लें। चीनी, सैचुरेटेड फैट वाले पदार्थों से दूरी बना लें। फास्ट फूड को ना कर दें और नशीले पदार्थों से दूरी बनाएं। तो इस तरह नियमित व्यायाम शरीर में इंसुलिन के प्रभाव को बेहतर बनाएगा और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में आपकी मदद भी करेगा। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत की महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम का ऐलान आज शाम मुंबई स्थित BCCI मुख्यालय में किया जाएगा। 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में मुकाबले खेले जाएंगे। IPL में संघर्ष कर रही चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आज आमने सामने होंगी। इस मैच में भी चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान MS धोनी का खेलना मुश्किल लग रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार फॉर्म में चल रहे KL राहुल की 75 और पाथुम नसांका के 62 रन की पारी से मिली शानदार शुरुआत के दम पर IPL T20 मैच में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से शिकस्त दी। आज से बोत्सवाना के गैबरोन में शुरू हो रही विश्व एथलेटिक्स रिले में 21 सदस्यीय भारतीय टीम 5 स्पर्धाओं में हिस्सा लेगी। गैबरोन में कुल 6 रिले स्पर्धाएं होंगी। भारत 6 में से 5 स्पर्धाओं में भाग लेगा। भारत थॉमस कप सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लक्ष्य सेन की जोरदार वापसी के बाद सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी और युवा आयुष शेट्टी के बेहतरीन खेल के प्रदर्शन से भारत ने चीनी ताइपे के खिलाफ 3-0 की अजय बढ़त हासिल करके थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। और आइए आगे बढ़ते हैं और नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम की।
और इसी के साथ नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले संध्या खास झलकियों के साथ अपने दर्शकों को छोड़े जाते हैं गौरव। मंदारिन बतख, जी हाँ, आपने देखे हैं कभी? आज हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, नया सवेरा में आप देखिए इन खूबसूरत तस्वीरों को और परिंदों को भी देखिए। दुनिया की सबसे खूबसूरत बतखों में से एक इसे माना जाता है। नारंगी, बैंगनी और सफेद रंगों के मिश्रण के साथ इसकी सुंदरता अलग ही नजारा बयां करती है। तो आप देखिए इन खूबसूरत झलकियों को। मुझे, मेरे सहयोगी गौरव और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।